हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस और अभी तक हमारे इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर मैं आपको 5 मिनट रिवाइज करवाऊं तो, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट मिलकर बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कर चुके हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, हमारा पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज। ठीक है, और हम हमारे लिए कुछ नए टॉपिक्स हमने देखे थे, हमारे लिए कुछ नए टर्म्स आए थे। अगर आपको याद हो तो सबसे पहला था हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने 3 टर्म्स के बारे में सुना था। पहला था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। इसमें से 2 हम पहले 2 कर चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनी हम आज करने वाले हैं। और प्राइवेट में हमने एक नया टर्म देखा था, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो चैप्टर का टाइटल है ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में MNC बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फटाफट से रिवीजन करेंगे, जिससे आपको वो दोनों रिवाइज भी हो जाए और उसी के साथ हम गवर्नमेंट कंपनी को खत्म करेंगे। तो आज हमारा पब्लिक सेक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके दोनों को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमारा टाइम चार्ट था, ये चीज आपको याद आ रही होगी। एक बार मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। तो बच्चों, ये हमारा चार्ट था, ये आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, रिवाइज कर लेना, दिमाग में चार्ट होना चाहिए आपके। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मेलिटी वाला पेज था जिसके अंदर सिर्फ माहौल बनाया गया कि चैप्टर क्या है। बच्चों, रिवाइज करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिसको मिनिस्ट्री बोलते हैं। और मिनिस्ट्री के एक हेड होते हैं जिनको हम मिनिस्टर बोलते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, आपको पता ही होगा। तो ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्टर अपने नीचे सब डिवाइड कर देते हैं डिपार्टमेंट्स में। तो उन डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही एक्सटेंशन होता है, ये मिनिस्ट्री का ही एक्सटेंशन होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती है, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो भी काम किया जाता है गवर्नमेंट के नाम पर ही काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कब लगाया जाता है, ये कब बनाई जाती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग? जब अटमोस्ट सिक्योरिटी चाहिए हो, अटमोस्ट सिक्योरेसी चाहिए हो, इकोनॉमिक कंट्रोल चाहिए हो, गवर्नमेंट को अपना 100% कंट्रोल इस पर चाहिए हो। ठीक है, फीचर के बारे में हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के खजाने से पैसा आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंड्स आते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर ही जाता है। जो अकाउंटिंग गवर्नमेंट के दूसरी एक्टिविटीज के लिए होती है वही इनमें भी एक्टिविटीज लगती है, अकाउंट्स के वही रूल्स रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, इनको हम यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं। और इन डिपार्टमेंट्स को हेड कौन करते हैं, डिपार्टमेंट को चलाते कौन है, सुप्रीम कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के लोग, मतलब IAS, IRS, ये सारे लोग होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो इन डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गवर्नमेंट का एक मेजर सब डिवीजन कहलाता है। इसके अलावा ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती है और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इसमें हमने जो एडवांटेजेस पढ़े हैं इसके अंदर, वो क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल रहता है इसके अंदर, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है क्योंकि पब्लिक के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पब्लिक का पैसा लगा हो तो ऑब्वियस सी बात है, जवाबदेही भी किसको जाएगी? पब्लिक को जाएगी। इसके अंदर जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट की डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता है। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट चूज करती है। कुछ लिमिटेशंस भी इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते यहाँ के हेड, उनको हर बात के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते, वो कंजर्वेटिव अप्रोच है, उनको लगता है मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, जो करना है वो कर ले। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड था जो मैंने आपको बताया था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमको टर्म पता लग गया, रेड टेपिज्म। इसमें क्या होता है, फाइल मेंटेन हो जाती है, अप्रूवल के लिए ऊपर जाती है, आते आते बहुत देर हो जाती है। ठीक है, एक एक करके लेवल पे ऊपर जब फाइलें जाएंगी, अप्रूवल आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है और कंज्यूमर की नीड्स को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये था हमारा क्या बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे बच्चों, आपको लिख लेना अच्छे से। रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं, इसके अलावा CBSE हो गया, NCERT हो गया, इसके अलावा हमारा टेली कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी जो भी चीजें हैं ये क्या हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये आपको चीज समझ में आ गई?
बहुत बढ़िया। अब बच्चों रिवाइज करेंगे हम हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल कानून बनाया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, या ये कह लो जिन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म एक स्पेशल कानून से होता है पार्लियामेंट के, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इस कानून के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस लिए वो बनाए गए हैं, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या उनके रेगुलेशंस होंगे, वहां पे एम्प्लॉयज को कौन रिक्रूट करेगा, कैसे एम्प्लॉयज को रखा जाएगा, कैसे उनके एग्जाम्स होंगे, कैसे वो ऑपरेट करेगी, वो सब कुछ उस कानून के अंदर दे रखा होता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से अलग मानी जाती हैं, ये कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट से अलग मानी जाती हैं। ये अपने नाम पर ही बिजनेस कर सकती हैं, अपने नाम पर ही प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, अपने नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और चाहे तो किसी पर केस भी कर सकती है, और लोग चाहे तो इन प्रॉपर इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे कोई केस भी कर सकता है। इसके एग्जांपल बच्चों लिखे हुए यहाँ पर आरबीआई, एयर इंडिया, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई और आईडीबीआई। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये कब सुटेबल होती है, जब बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, और थोड़ा बहुत बिजनेस भी करना होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके फीचर्स के बारे में एक बार 2 मिनट और बात कर लेते हैं, जिससे हमारा डिवाइस हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, एक्ट के थ्रू होता है, प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट इसका होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर लिखा ना होली ओन्ड बाय स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट से मतलब होता है गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है। जो भी पैसे से रिलेटेड मैटर होता है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब क्या, जो भी गवर्नमेंट का पैसा लगा था, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो गवर्नमेंट देखेगी उस प्रॉफिट को कहाँ लगाना है, अगर कुछ लॉस हुआ तो वो भी कौन झेलेगा, गवर्नमेंट झेलेगा। इसके अलावा ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वही बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसके अलावा इसमें ये पब्लिक से बोरो वगैरह कर सकती है। इसके अंदर सेम अकाउंटिंग रूल्स नहीं लगते जो गवर्नमेंट के पास लगते हैं। इसके जो अंदर अकाउंटिंग के रूल्स लगते हैं वो इस कानून के अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड ही होते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं बोला जाता। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे स्पेशली बोली हुई है। अब बात करते हैं मेरिट्स की। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा, पैसा गवर्नमेंट से नहीं आता तो गवर्नमेंट इनके में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, और ये बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। लिमिटेशन क्या देखी थी बच्चों इसके अंदर हमने, ये उतनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एंजॉय कर पाती जितना कि बताया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहती है जब ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है। पब्लिक के संग काम करो तो करप्शन इसके अंदर आ ही जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बच्चों लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, ये एडवाइजर्स अपॉइंट कर देते हैं। याद करो, मैंने आपको मम्मी का एग्जांपल दिया था कि पापा ने आपको तो आजादी दे दी है बेटा, तू अपने हिसाब से जिंदगी जी ले, लेकिन मम्मी की बात माननी पड़ेगी, मम्मी से सजेशन लेना पड़ेगा। मम्मी हाँ बोलेगी तो हाँ, नहीं तो ना। अगर दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे पास आ जाना। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे भी करी हुई है। इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि बोर्ड को बोला हुआ है, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड हैं उनको बोला गया है कि आपको कोई जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो आपको इन एडवाइजर्स की एडवाइस माननी पड़ेगी। अगर वो एडवाइजर्स हाँ बोलते हैं तो आपकी बहुत बहुत अच्छी बात है, ना बोलते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, और आपके बीच में कोई आर्गुमेंट होता है तो आप गवर्नमेंट के पास आओगे, गवर्नमेंट फाइनल डिसाइड करेगी। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाया हुआ है, उनके फ्रीडम को रोका हुआ है। तो बच्चों ये था अभी तक का हमारा रिवीजन, जो अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर किया था, जिसके अंदर हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में डिटेल में समझा था, पूरी बैकग्राउंड समझा था, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में समझा था। आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो हमारा आज का पब्लिक सेक्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, पब्लिक सेक्टर का लास्ट टॉपिक है। वो है बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूं या इससे पहले कुछ बैकग्राउंड बता दूं? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं जिससे कि एक माहौल पता लग जाए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो ये वर्ड जो बना है ना बच्चों, 2 वर्ड से मिलकर बना, एक है हमारी गवर्नमेंट और एक होती है हमारी कंपनी। गवर्नमेंट हमारी 2 तरीके की होती है, अगर आपको पता हो। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है बच्चों हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये तो सबको पता है, बिल्कुल सही। और कंपनी तो बताइए हमको क्या होती है? कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, सबको पता है, कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और अगर से कोई पुरानी कंपनी है तो वो ओल्ड लॉस के अंदर रजिस्टर्ड होगी। ये सारी बात तो हमको पता है। ठीक है, तो हमको कंपनी के फीचर्स पता है सर? हाँ बिल्कुल पता है। क्या होती है बच्चों? ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और आर्टिफिशियल पर्सन का वो मतलब क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है, वो किसी को स्यू कर सकती है, बिल्कुल सही। कोई उस पर स्यू कर सकता है, बिल्कुल सही। तो ये सारे फीचर्स हमने इसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि
मेंबर चाहे मरे चाहे जिए, इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहती है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, इसके मेंबर्स के जीने मरने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, यहां तक आपको याद है? बहुत बढ़िया। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है। तो अब जानते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक कंपनी बनाते हैं। ये है कंपनी, ये क्या है? कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी है। ये गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? जब इस कंपनी के कम से कम, क्या बोला मैंने, कम से कम 51% शेयर्स, इस कंपनी के कम से कम 51% शेयर जब तक गवर्नमेंट के नहीं होते तब तक ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। मतलब क्या, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब कहलाती है जब गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के 51% शेयर होने चाहिए। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और इनका मिलजुल कर भी कलेक्टिवली 51% हो तो भी चलेगा। ये चीज समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो बच्चों देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर 51% शेयर है तो क्या गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? कहलाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के 51% शेयर हैं तब क्या ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 14% शेयर हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास 37% शेयर हो, मतलब क्या, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 51% शेयर होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, चाहे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, चाहे पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या मिलजुल के पार्टनरशिप में खरीदा हो, लेकिन कम से कम 51% अगर शेयर गवर्नमेंट के पास हैं तब ये कंपनी क्या कहलाएगी बच्चों? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और अगर 50% से नीचे के कुछ शेयर्स हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो एक नॉर्मल कंपनी कहलाएगी। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कंपनी कौन सी होनी चाहिए? पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड? तो बच्चों ये कोई भी कंपनी हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी कंपनी बना सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी भी बना सकती है। गवर्नमेंट का मन जो करेगा गवर्नमेंट वो करेगी। ठीक, बस इतना पता होना चाहिए, कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट की ओनरशिप में होने चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और। अब मान के चलो ये गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने किसी और कंपनी के 51% शेयर खरीद रखे हैं। आई रिपीट, ये कंपनी है जिसका मालिक गवर्नमेंट है, मतलब 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट इसकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब इस कंपनी ने इस कंपनी के 51% शेयर खरीदे हुए हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी का बेटा भी क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? गवर्नमेंट कंपनी के बेटे को यहां पर हम बोलते हैं सब्सिडरी। बेटे को क्या बोला जाता है बच्चों? सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। ठीक है। और पापा कंपनी को क्या बोला जाता है? होल्डिंग कंपनी। ये बच्चों आगे हायर एजुकेशन में आपको बहुत काम आएंगे वर्ड्स। जो पापा कंपनी होती है उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, और जो बेटा कंपनी या बेटी कंपनी होती है उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। तो समराइज कर देता हूं, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब कहलाती है जब कम से कम, नॉट लेस देन, कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पार्टली होल्डली कोई मिक्सचर हो, कोई भी तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 51% होने चाहिए अगर आपको कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी सब्सिडरी, कोई भी बच्चा, वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगा, चाहे वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और इसके अलावा बस आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर ज्यादा रहता है। ठीक है। तो लिमिटेशन भी आपको अपना पता लग गई होगी, जब मालिक ही गवर्नमेंट है तो कितना भी इंडिपेंडेंट करा लो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठेगी ही बैठेगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो बच्चों बस यही बेसिक था, यही हमारा बैकग्राउंड था जो मेरे को आपको समझाना था कि गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल सा मीनिंग है 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी क्यों ना हो। और बाकी गवर्नमेंट के जो भी कंपनी के फीचर्स हैं सेम टू सेम वही लगते हैं जो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कंपनी वाला टॉपिक पढ़ा था।
उसके अंदर जो पढ़ा था वो सब कुछ एज इट इज इसके अंदर रिपीट होगा। तो आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं और फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो बच्चों पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो क्या दे रखा है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जरा हाईलाइट कर देते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी इज स्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013, स्टैब्लिश अंडर 2013 एंड रजिस्टर्ड, बिल्कुल रजिस्टर भी इसी में होगा, और चलाई भी, गवर्न का मतलब चलाना भी किसके थ्रू होगा, इस कानून के थ्रू होगा। मतलब क्या, जो भी गवर्नमेंट कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड है, जो उससे पहले रजिस्टर्ड है, वो इस कानून के थ्रू ही चलाई जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। और ये कंपनी क्यों बनाई जाती है, बिल्कुल जब बिजनेस करना हो, प्योर बिजनेस करना हो और प्राइवेट कंपनीज के संग, प्राइवेट सेक्टर के संग जब कंपीट करना होता है, तब गवर्नमेंट क्या बनाती है, गवर्नमेंट कंपनी बनाती है। जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, जब सीक्रेसी की बात होती है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, लेकिन जब प्राइवेट के संग कॉम्पिटिशन करना हो तो तब गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट बनाती है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आपको याद करनी है तो अच्छे से याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245, सेक्शन 2 क्लॉज 45, क्लॉज मतलब याद है पॉइंट्स, तो सेक्शन 2 का 45th पॉइंट पे डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, इस कानून के अंदर डेफिनेशन दे रखी, क्या दे रखी है वो रीड करते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, क्या लिखा है बच्चों, नॉट लेस देन 51%, मतलब इससे नीचे नहीं, मतलब मिनिमम द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब जो भी शेयर कैपिटल होगी, जो भी पैसा लगा हुआ कंपनी के अंदर, इज हेल्ड बाय, इज हेल्ड बाय, मतलब हेल्ड का मतलब किसके पास होंगे वो शेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब समझ रहे हो, मतलब 50-50, 30-40, 30-70, 40-60, किसी भी परसेंट में, जैसे मैंने बताया था 14% उनका, 37% उनका, मैंने मिक्सर बताया था, वही चीज बात कर रहे हैं। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब क्या, और उसके वो बच्चे को भी इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के बच्चे को भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। तो वही बात इन्होंने डेफिनेशन रिपीट करी है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी तब गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जब कम से कम 51% शेयर पेड अप कैपिटल, जितना पैसा उसके अंदर लगा हुआ है पेड अप कैपिटल का 51% मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या फिर इनका कोई मिक्सचर होना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट कंपनी के बच्चे को भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है और आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया और ये तो है। अच्छा, बात आती है सर शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है, हमने शेयर्स की बात करी है। तो बच्चों ध्यान रखना, 1 मार्क के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं। यहाँ पे मोदी जी अपने नाम से नहीं खरीदते, किसके नाम से खरीदे जाते हैं शेयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इनको शेयर्स खरीदा जाता है। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही किसी को पता होता है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती है वो प्रेसिडेंट के नाम से शेयर्स खरीदते जाते हैं, मोदी जी अपने नाम से शेयर्स नहीं खरीदते। गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर होता है, जो 51% से ज्यादा है, तो मेजोरिटी किसकी हुई, गवर्नमेंट की हुई। तो जो भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना होगा मैनेजमेंट का, जो भी मैनेजमेंट में कंट्रोल करना होगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, इसलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। ठीक है, टाइम पास वाली चीज थी वो हमें पता लगी, लेकिन यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये गवर्नमेंट कंपनीज क्यों बनाई जाती है, जब प्राइवेट के संग कॉम्पीट करना होता है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। और शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से शेयर्स खरीदे जाते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड, ध्यान रखना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। मारुति उद्योग लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद करो मैंने पहले लेक्चर में आपको सेल के बारे में बताया था। ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो बच्चों ये कुछ कंपनीज के नाम दे रखे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मतलब इनके अंदर 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि बाकी का 49% किसका है। तो बच्चों बाकी का 49% किसी का भी हो सकता है, पूरे देश के अंदर किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पे 100% की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 51% बोला गया, तो मतलब बाकी का 49% किसी और का हो सकता है। द आंसर इज यस, वो पब्लिक का हो सकता है, वो आप जैसे मेरे जैसे प्राइवेट लोगों का भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सुटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहला, जब बिजनेस करना हो तब, और जब कंपीट करना हो प्राइवेट सेक्टर के संग। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया।
अब बच्चों बात करते हैं इसके फीचर्स के। फीचर्स तो बच्चों टाइम पास है। अब आपके लिए ये पूरा टॉपिक टाइम पास हो गया, हमने इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहला, ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और पुरानी कंपनी है तो पुरानी किसी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई होंगी। दूसरा, ये कंपनी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, ये चीज क्लियर हो गया, और उस पर भी कोई केस फाइल कर सकता है, ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और कोई प्रॉपर्टी भी खुद अपने नाम पे खरीद सकती है। ये सब कुछ रिपीटिशन है, हमने पहले एक ही पॉइंट के अंदर पढ़ा था, और बच्चों इसके अंदर इन्होंने देखो कैसे अलग अलग पॉइंट बना दिए, इनके पास लिखने के लिए इन्होंने अलग अलग पॉइंट बना दिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया यहाँ पे जो कंपनी चलाई जाएगी वो किसके थ्रू चलाई जाएगी, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू चलाई जाएगी। जैसे और कोई कंपनी चलाई जाती है, वैसे ये कंपनी भी कंपनीज एक्ट के थ्रू ही चलाई जाएगी। और इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे होते हैं बच्चों, याद करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन याद आ रहे हैं बच्चों आपको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने 8 क्लॉज देखे थे, याद करो, चलो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसके अंदर हम स्टेट का नाम लिखते थे, याद आ रहा है कुछ, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, 1% कंपनी क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ याद आया आया। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने बोला था कि या तो आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लो, या आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाने, कहीं से कॉपी करना है तो आप टेबल एफ याद है, मैंने बताया था आपको 10 टेबल दे रखे, टेबल ABCDHIJ जे जे तक, ठीक है, 10 टेबल है। तो पहले 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए और बाद के 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, तो हमारे लिए टेबल नंबर F एप्लीकेबल होता है। तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बच्चों, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखे होंगे, तो वही इस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर क्या है कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर अकाउंट्स के रूल्स लगते हैं ना, वो इसमें नहीं लगते। बस ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी अकाउंटिंग के जो भी रूल्स हैं, वो इन पर नहीं लगते। इनके जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो गवर्नमेंट अलग से बनाती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय करती है। ये आपको चीज समझ में आ गई? एक बार रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है माफ करना, छोड़ देना, छूट देना, ठीक है, माफ करना। These companies are exempted from accounting and audit rule procedure, मतलब जो भी इस कानून के अंदर जो भी अकाउंटिंग के या ऑडिट मतलब बताया था अकाउंट्स को चेक करने वाले रूल्स जो भी प्रोसीजर थे, उनके लिए उसको माफी दे दी जाती है। एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अकाउंट चेक करने वाला पर्सन जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं, वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट बनती है, जो भी रिपोर्ट बनती है गवर्नमेंट कंपनी की, उसको हम पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेटर के सामने इसको दिखाया जाता है। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट में दिखाया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो स्टेट लेजिस्लेचर में दिखाया जाएगा, ठीक है, ओके। बच्चों 7th पॉइंट क्या दे रखा है? गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से आता है। इस कंपनी में पैसा कहां आता है? 51% गवर्नमेंट से आता है। और अदर कहां से आ सकता है? प्राइवेट शेयर होल्डर से आ सकता है, मतलब आपके जैसे, मेरे जैसे, या इंडिया भर के जितने भी लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं उस कंपनी में लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा उठा सकती है, पैसा रेस कर सकती है, इसको अलाउड होता है। अब बच्चों इसके जरा मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं और फटाफट से फिर इस क्लास को करेंगे हम एंड, ठीक है। मेरिट्स क्या दे रखे हैं? इसके लिए स्पेशल कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 से ही काम चला लेता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर हमने अलग से कानून बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, तो माथापच्ची कम होती है। दूसरा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट से अलग होती है। तीसरा, ये ऑटोनॉमी एंजॉय करती है, ठीक है, और ये अपने एक्शन खुद दे सकते हैं बिजनेस के हिसाब से, ठीक है, उसको बात बात पे गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये बाकायदा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है, जिससे मार्केट में जो भी ज्यादा प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं, जो भी गलत तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उनको ये कंट्रोल कर देती है। तो क्या लिखा हुआ है? दीज कंपनीज आर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट, ठीक है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, जिससे ये अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइसेस पे देती हैं। और कर्व का मतलब होता है रोकना। क्या कर्व कर देती है? अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब क्या है, जो लोग गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उनको रोकती है। कैसे रोकती है? ये खुद ही जाके सामान बेचना चालू कर देती है एट रीजनेबल प्राइसेस। तो कोई अगर महंगा भी बेच रहा होगा तो वो उनसे नहीं खरीदेंगे। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और बच्चों लास्ट हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, अब आगे औकात पे, असलियत पे आ गए,
क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजर शेयर होल्डर होता है कुछ कंपनीज में, मेजर मतलब मेजोरिटी 100%, कुछ गवर्नमेंट की कंपनी होती है 100%, तो वहां पे कंपनी एग्जैक्ट क्या अपना काम करेगा। जब गवर्नमेंट ही कानून बनाती है और गवर्नमेंट ही उसके शेयर होल्डर है पूरा, तो कोई कानून काम नहीं आता, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा। दूसरा, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होती, क्योंकि ये स्पेशल लीगल एंटिटी होती है, इसके मैनेजमेंट अलग होता है, काम अलग होता है, तो ये पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट क्या कहते हैं हमारे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज समझ में आई? नहीं आई। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ये हमारा दिल्ली में है पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमारी है गवर्नमेंट, और ये हमारी बच्चों गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये आंसर इसको करती है, और ये आंसर यहां पर करते हैं बाकी लोगों के सामने। आई रिपीट, गवर्नमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में। ये चीज समझ आई? तो ये डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है, ये बात बोली गई। आगे समझ में? हाँ सर, अब आ गया, ठीक है, ठीक है। तो वो लिखा, इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इनडायरेक्टली है, ठीक है। और लास्ट इन्होंने यहां पर क्या बात बोली है, एक बार रीड कर लेते हैं। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, कुछ कंपनियों में पूरा का पूरा 100% किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो मैनेजमेंट भी या फिर कंपनी चलाएगा भी कौन? गवर्नमेंट ही चलाएगी, ठीक है। तो ये कह लो स्पेशल लीगल एंटिटी बनाने का कोई फायदा नहीं रह गया। जब सारा ही 100% गवर्नमेंट के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है, अलग से कंपनी बनाना, अलग से स्पेशल लीगल एंटिटी बनाना, पर्पस डिफीट हो गया, पर्पस खत्म हो गया। ये चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, इसी के साथ हमने अपना गवर्नमेंट कंपनीज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, और गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ हमने पूरा पब्लिक सेक्टर टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक बार रिवाइज करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर्स, पेड अप कैपिटल, वर्ड क्या है? पेड अप कैपिटल, जो पैसा लग गया है वो कैपिटल मिनिमम 51% किसका होना चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट, और प्लस सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का बच्चा भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगा, ठीक है। शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं। ये कंपनी कब बनाई जाती है? जब कंपटीशन करना हो प्राइवेट सेक्टर के संग, जब बिजनेस करना हो, ठीक है। बाकी सब कुछ टाइम पास लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी केस करना, ठीक है। रूल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दे रखे होते हैं। इसके अंदर अकाउंट्स वाले रूल्स गवर्नमेंट वाले कंपनीज एक्ट वाले नहीं लगते, इसके लिए गवर्नमेंट अलग से कानून बना लेती है। ये चीज हमने पढ़ लिया। और ये प्राइवेट लोगों से भी पैसा ले सकती है। मेरिट्स, इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट खुद अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं, और ये अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करती हैं। लिमिटेशन क्या है? कंपनी जैसी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती जब गवर्नमेंट ही पूरा ओनर है। इसके अलावा ये डायरेक्टली आंसर नहीं है पार्लियामेंट को। और लास्ट, अलग से बनाने की जरूरत, पर्पस खत्म ही हो गया जब गवर्नमेंट ही सारा ओन कर रही है। कुछ प्राइवेट होते तो समझ में भी आता, जब सारा ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो अलग से कंपनी बनाने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमने पब्लिक सेक्टर कंप्लीट कर लिया, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और हमने गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट कर लिया। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर बच्चों हम प्राइवेट सेक्टर में हम 2-3 जो टॉपिक बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपने घर वालों को ख्याल रखिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।